वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का बयान, कहा कुछ लोग पार्टी तोड़ने की कर रहे कोशिश, हिम्मत है तो सामने आकर करे बात। अवैध बालू खनन पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का बड़ा बयान, कहा सभी पदाधिकारी हैं दोषी, बिना सरकार के संरक्षण के नहीं हो सकता बालू खनन। सदन के बाहर भाकपा माले का प्रदर्शन, अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की मांग। संसद में सत्र की कार्यवाही से पहले विपक्ष की बैठक, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी रहे मौजूद, मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर हुई चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, बड़ी खबर यह है कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने खुला चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा है कि हिम्मत है तो सामने आकर बात करे। सहनी ने पार्टी तोड़ने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी हमारे साथ मजबूती से खड़ी है। तो सहनी ने पार्टी तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारी पार्टी हमारे साथ मजबूती से खड़ी है और हम सब मिलकर बातचीत कर रहे हैं। सहनी ने कहा कि हम सभी लोग बैठकर बात कर रहे हैं और खुला चैलेंज मुकेश सहनी ने दिया है कि हिम्मत है तो सामने आकर मुझसे बात करें। कुछ लोग पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, मुकेश सहनी ने एक बड़ा बयान दिया है, खुला चैलेंज दिया है, आखिर ये चुनौती किसके लिए है? जी बिल्कुल शर्मिला, जिस तरीके से मुकेश सहनी ने बयान दिया और साफ तौर पर कहा कि एनडीए में अगर कोई दिक्कतें हैं तो वो हम लोग मिलकर सम कर लेंगे, इसमें बाहरों की आवश्यकता नहीं है। साफ तौर पर कहा है कि जो लोग पर्दे के पीछे आकर कहते हैं कि हमारी पार्टी टूटने वाली है या हमारे विधायक जो हैं इधर से उधर हो जाएंगे, तो वो सामने आके वो पर्दे के पीछे नहीं, आग लगा दूंगा तो मैं सनक मना हूँ, ये याद नहीं। तो साफ तौर पर विपक्ष पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि अगर आपको हिम्मत तो सामने से आके बोले, पर्दे के पीछे आकर ये बातें ना करें। उत्कर्ष, एक तरफ मुकेश सहनी कहते हैं कि कुछ लोग पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वीआईपी के विधायक खुद आकर उनके फैसले का विरोध जता रहे हैं, फिर क्या कहेंगे मुकेश सहनी? साफ तौर पर शर्मिला इस बातों से वो बचते नजर आए। उनका ये कहना है कि हमारे पार्टी के कोई भी विधायक इधर से उधर नहीं होने वाले हैं और ना एनडीए में कुछ दिक्कतें आने वाली। 5 साल तक ये सरकार स्थिर चलेगी और जो एनडीए में दिक्कतें हैं वो हम मिलकर सुलझा लेंगे। विपक्षों की बात ना सुने तो ज्यादा अच्छा है। और कहीं जिस तरीके से बीते दिन उन्होंने अपना जो दिक्कतें बताई थी, साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि किस तरीके से बिहार में जो दिक्कतें आ रही हैं, एक तरफ उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, तो हम एनडीए के जो घटक दल हैं हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, तो हम एनडीए के बैठक में क्यों शामिल होंगे। जिस तरीके से उनका कहना है कि सब कुछ ठीक बिल्कुल उत्कर्ष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि वीआईपी के सुप्रीमो ने एक बड़ा बयान दिया है। मुकेश सहनी ने कहा कि कुछ लोग हमारी पार्टी को यानी वीआईपी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एनडीए की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में मुकेश सहनी ने हिस्सा नहीं लिया था और वीआईपी ने उस बैठक का बहिष्कार किया था, जिसके बाद वीआईपी के ही कुछ विधायकों ने मुकेश सहनी यानी अपने सुप्रीमो के इस फैसले का विरोध जताया था। कई ऐसे विधायकों ने बातचीत भी की थी और कहा था कि उन्होंने पार्टी से पूछकर या विधायकों से सलाह लेकर उनसे राय नहीं ली और खुद ही ये फैसला ले लिया था। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है कांग्रेस। जी हां, कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अवैध बालू खनन मामले में दोषी हैं सभी अधिकारी, सरकार के संरक्षण के बिना नहीं हो सकती है राजस्व की लूट। आपको बता दें कि बालू खनन मामले में 16 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और सरकार की कार्रवाई से नहीं संतुष्ट है कांग्रेस। यानी कि कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। अजीत शर्मा ने कहा है कि अवैध बालू खनन मामले में सभी पदाधिकारी लिप्त हैं, सभी पदाधिकारी दोषी हैं, सरकार के संरक्षण के बिना
इतनी बड़ी राजस्व की लूट हो ही नहीं सकती, ये बयान दिया है अजीत शर्मा ने। सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिख रही है कांग्रेस। आपको बता दें कि सरकार ने यानी कि मंगलवार की बात कर ले, माफ करिएगा, तो मंगलवार को 16 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है बालू खनन मामले को लेकर। और इसको लेकर कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। अभी भी बहुत कम कार्रवाई हुई है। जब आप बालू खनन की बात करेंगे तो पूरे बिहार में सारे पदाधिकारी लिप्त हैं। इतना बड़ा घोटाला, राजस्व की चोरी हुई है जो सोच नहीं सकते। जांच करा लेना सारे पदाधिकारियों को, जो जिलाधिकारी जहां बालू खनन होता है आप जांच करिए, सब दोषी पाए जाएंगे आपको। यह कार्रवाई सिर्फ थोड़ी सी हुई है, लेकिन मैं इसका स्वागत करता हूं कि उन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन और भी इनको कड़ी कार्रवाई करनी होगी। और भी जांच कराइए, आपको सभी पदाधिकारी जहां जहां बालू खनन है सब लिफ्ट मिलेंगे, सब लोग इसको राजस्व का लूट अभी भी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी निर्भय किशोर लाइव चैट पे जुड़े हुए हैं। निर्भय, सरकार द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें करीब 16 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से खुश नजर नहीं आ रही है। आखिर क्यों? बिल्कुल, देखा जाए जिस तरीके से शर्मिला, तो साफ तौर पर सरकार ने कार्रवाई की है। पिछले दिनों भी देखा गया था जब खुद विभाग के जो मंत्री हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया था, डीटीवी भारत से भी उन्होंने खास बातचीत की थी और इस बातचीत के दौरान उन्होंने ये बातें कहा था कि जिस तरीके से लगातार जो अवैध खनन हो रहा है इससे राजस्व की काफी क्षति हो रही है और अब सरकार इस पर गंभीर कार्रवाई करेगी। और नतीजा ये रहा कि इस पूरे मामले को देखते हुए सरकार ने लगभग 1.5 दर्जन जो अधिकारी थे, बड़े और छोटे सभी तरह के जो अधिकारी थे जो इस बालू खनन से जिनकी संलिप्तता कहीं ना कहीं हो सकती थी, उन सभी का तबादला कर दिया और साथ ही साथ सख्ती कार्रवाई की भी जो बातें कही गई थी उसमें उसका असर भी देखने को मिला था। और इससे भी बड़ी बात है क्योंकि डीटीवी भारत ने पहले भी खास कार्यक्रम किया था और बालू खनन से लेकर के बिहार में जितने भी केंद्रों पर बालू खनन होता है उसकी पूरी स्थिति और उसकी पूरी संलिप्तता को भी उजागर किया था हमने। और सरकार ने उस वक्त जब इस पूरे मामले को लेकर के ही हमने जब मंत्री जी से बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं राजस्व की क्षति हो रही है, क्योंकि सरकार ने भी देखा है और इसके साथ साथ जो कंपनियां हैं जिनको पहले ही उठाव के लिए सरकार से अनुमति मिली थी बालू के लिए, लेकिन जो दबंग कह सकते हैं या फिर जो तस्कर गिरोह के जो लोग हो सकते हैं एक तरीके से, उन लोगों ने कंपनियों को बालू उठाव से परेशान किया। नतीजा रहा कि कंपनियों को काफी करोड़ों का नुकसान हुआ और लगातार वो कंपनियां थी जिनको परेशानी हो रही थी बालू उठाव में, उन्होंने सरकार से लगातार इसके लिए कंप्लेन भी किया था और सरकार उस मामले को गंभीरता से लेते हुए बड़ी कार्रवाई की। हालांकि सरकार की इस कार्रवाई को राजनीति है शर्मिला देखा जाए तो, और सरकार के इस कार्रवाई से भले ही कांग्रेस संतुष्ट नहीं दिख रही हो और विपक्ष है तो विपक्ष तो सरकार को किसी भी तरीके से नीचे दिखाने की कोशिश करेंगी। और ऐसे में हालांकि अजीत शर्मा ने सरकार के इस फैसले का जो कार्रवाई की गई है उसका उन्होंने स्वागत जरूर किया है, लेकिन उन्होंने सरकार पर ये बातें कही है कि ये कार्रवाई बहुत छोटी है, अभी बड़े स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत है। निर्भय, एक और बड़ा बयान अजीत शर्मा ने दिया है। अजीत शर्मा ने कहा है कि सरकार के संरक्षण के बिना ये सब हो ही नहीं सकता, यानी राजस्व की जो लूट हुई है कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण के बिना ये नहीं हो सकती है। बिल्कुल, देखा जाए ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब अगर ढूंढना होगा तो तह तक जाना होगा शर्मिला देखा जाए, क्योंकि अगर विपक्ष के नाते अगर एक सवाल कर रहे हैं तो ये सवाल भले ही राजनीति हो सकती है, लेकिन अगर एक आम इंसान के तरह से देखा जाए तो जो भी तस्वीरें आती है शर्मिला, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है और लगातार दर्शक भी देखते रहे, हमारी जनता भी देखती रही है, क्योंकि चाहे आप सिवान की बात कर लें या फिर रोहतास की बात कर लें, पटना के कई ऐसे क्षेत्र हैं वहां पर भी बात कर लें, बालू का जो उठाव होता है वो जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन जो होती है उनके देखरेख में ही होती है, या फिर जो लगातार जब कई बार ऐसी तस्वीरें भी आई है जब मीडिया के जो कर्मी हैं इस खबरों को उजागर करने की कोशिश करते आए हैं, तब भी पिछले दिनों सिवान की एक तस्वीर आई थी और आपने बखूबी अभी जानती हैं क्योंकि वहां पर जो पत्रकार गए उनके साथ मारपिटाई भी की गई थी। तो अगर प्रशासन इस बातों को नहीं जानती है ये कैसे इनकार किया जा सकता है। सवाल ये भी है कि अगर बालू का उठाव होता है और ये सरकार ने नियम कायदे कानून लगा दिए हैं कि कम से कम 1 लाख रुपए ट्रक की या फिर उससे 2 लाख और लाखों में एक ट्रक की जो वसूली की जाती है, यानी कि साफ तौर पर जो कंप्लेन अगर होता है तो उस पर जो कह सकते एक तरीके से जो मुआवजा राशि होती है, यानी कि
मतलब फाइन लेते हैं, कंप्लेन के बिल्कुल, बाद जो बिल्कुल। सरकार वसूलती है बिल्कुल। उसको बोलते हैं। तो अगर उस पर सरकार बखूबी ध्यान दे या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं अगर वो संलिप्त नहीं होंगे तो फिर बिल्कुल। कैसे उठा हो सकता है? तो ये बड़ा सवाल है और विपक्ष का सवाल है। बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि लाजमी है कि अगर अधिकारी नहीं संलिप्त होंगे तो फिर कैसे ये सब हो रहा है? जी। बिल्कुल, अधिकारी संलिप्त नहीं होंगे तो फिर ये कैसे मुमकिन है, बड़ा सवाल है। लेकिन अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के विधायक दल के नेता ने बड़ा सवाल किया है तो उसका जवाब सरकार किस तरह से देती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया निर्भय। तो आपको बता दें कि फिलहाल अब बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र की। विधानसभा में सदन के बाहर भाकपा माले ने कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। माले विधायकों का कहना है कि राज्य की कुल बजट का 10% स्वास्थ्य पर खर्चा किया जाए, स्वास्थ्य उपकेंद्र पीएचसी और जिला अस्पतालों को मेडिकल सेवाएं दी जाए। भाकपा माले के विधायक मनोज मंजिल ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता उत्कर्ष ने। देना होगा इनकलाब जिंदाबाद 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 भाकपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोविड से जो मौत हुई है सरकार आंकड़ा छुपा रही है। कोविड से मारे गए मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपया मुआवजा देना होगा और सभी जिला अस्पतालों में आईसीयू वेंटिलेटर की व्यवस्था करना होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन युक्त बेड का व्यवस्था करो और कुल बजट का 10वां हिस्सा गाइडलाइन कहता है स्वास्थ्य पर खर्चा करो और एम्बुलेंस को एनजीओ से मुक्त करो। और बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा का बहिष्कार करते हुए कहा था कि यदि सदन में हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो अंदर जाकर क्या करेंगे। इसके बाद आज आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पर कहा कि सदन में अंदर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है जब तक गतिरोध समाप्त नहीं होता। हम जनता के सवालों को रखने के लिए गए हैं, पर इस तरह से हमें नजरअंदाज करना उचित नहीं है। वहीं भाई वीरेंद्र ने बालू खनन के मामले पर भी हुई कार्रवाई पर सरकार पर तंज कसा। अंदर में जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता जब तक गतिरोध नहीं समाप्त होता है और सदन में हमारे नेता अपनी बातों को नहीं रखेंगे और नहीं सुना जाएगा, नहीं सुनी जाएगी बातें को, तो हम सदन में क्यों जाएंगे। हम जनता के सवालों को रखने के लिए गए हैं और इस लोकतंत्र के मंदिर ये विधायकों के लिए बना है और विधायक अपनी बात को जब कहते हैं तो लात गुस्से से उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, बूटों से मारा जाता है। तो लोकतंत्र की मंदिर इसीलिए बना हुआ है और ये तानाशाह की सरकार हो गई है। माननीय नीतीश कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री के अगल बगल बैठते हैं वो उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, उनकी संपत्ति की जांच नहीं हो रही है, वो बालू से कैसे जुड़े हुए हैं और उनके लोग जो उनके एसपी हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कई ऐसे थाना प्रभारी हैं जो करोड़ों माल कमा के गए हैं और उनको अच्छे जगहों में पोस्टिंग। और बिहार विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही से पहले आरजेडी विधायक सतीश दास ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे साथ पुलिस ने गुंडागर्दी की है, प्राइवेट बाउंसर को बुलाकर हमें पिटवाया गया और ये गलत है और इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस या गुंडागर्दी, प्राइवेट बाउंसर बुला करके उनको पिटवाया जाता है अपनी बात मनवाने के लिए, गलत कानून को पास कराने के लिए। तो आज उसके बावजूद जो कार्रवाई सरकार ने की है वो खोदी पहाड़ निकली चूहिया वाली कार्रवाई है और सरकार हम लोग की सुरक्षा की गारंटी करने में विफल है। इसलिए हम लोग हेलमेट पहन करके आए हैं कि किसी भी परिस्थिति में हेलमेट है जरूरी, नहीं तो होगा हेड इंजरी। जो नारा है उसको हम लोग सदन के अंदर चरितार्थ करना चाहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बीजेपी विधायक विजय खेमका ने सदन में प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से हमारा देश दूसरे स्थान पर है और बिहार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनना चाहिए ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके। देखिए, जो देश में जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है, पूरे विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है, देश में जनसंख्या बढ़ रही है, हम जनसंख्या के दृष्टिकोण से हमारा देश दूसरे स्थान पर है और बिहार जो है उत्तर प्रदेश के बाद हमारा बिहार है। तो इस दृष्टिकोण से जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कानून बनना चाहिए ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके, जनसंख्या विस्फोट से हम बच सकें और बिहार आगे बढ़ सके। इसलिए करके जनसंख्या अगर बढ़ती है तो निश्चित रूपेण उस प्रदेश का विकास रुकता है, देश का विकास रुकता है। इसलिए करके हमने इसको जो है लाने का काम किया ध्यान आकर्षण के माध्यम।
बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की कार्यवाही के बीच विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा बैठक की गई, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। रक्तदान जीवन दान। आइए हम सब निवेदा अस्पताल के रक्तदान महाशिविर का हिस्सा बने, क्योंकि आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियां बचा सकता है। 25 से 29 जुलाई तक रक्तदान का महाशिविर। निवेदा ब्लड सेंटर में एक रक्तदान का महाशिविर आयोजन करने जा रहा हूँ। हमारा पता है निवेदा हॉस्पिटल G44 PC कॉलोनी नियर पार्क नंबर 22 मेन रोड कंकड़बाग पटना। हमें संपर्क करें 095043131597। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो प्यू, प्यू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद।
बिहार में बदला मौसम का मिजाज। जी हां, बिहार में मौसम ने करवट बदल ली है और आपको बता दें कि करवट बदलते ही मौसम बदल चुका है। राजधानी पटना समेत कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। जी हां, तो मौसम ने मिजाज बदल लिया है और कई दिनों बाद बारिश हो रही है। दिन में ही अंधेरा छा गया है। जी हां, आपको बता दें कि दिन में रात जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में बाढ़ की भी आशंका बढ़ चुकी है। वैसे भी कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और एक बार फिर से भारी बारिश से कह सकते हैं कि बाढ़ की स्थिति और ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया था कि 2-3 दिनों में भारी बारिश होने वाली है और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, फिलहाल क्या नजारा है वहां का? मौसम ने अचानक से करवट बदली है, रात जैसी स्थिति हो गई है। बिल्कुल शर्मिला, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो आशंका जताई थी, जो बातें कही थी, उसके अनुरूप बारिश हो रही है। देखिए पटना के साथ साथ पटना जिला के बाढ़ की बात करें तो यहाँ लखीसराय की बात करें, यहाँ बेगूसराय की बात करें तो यहाँ पर आज बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और देखिए पटना में हूँ मैं और देखिए किस तरीके से बारिश अभी थोड़ी सी हल्की हुई है। अभी उससे कुछ देर पहले काफी तेज बारिश हो रही थी और अंधेरा जिस तरीके से कहा आपने, वाकई में अभी दिन के दोपहर और ढाई ही बजे हैं दोपहर के और देखिए बिल्कुल अंधेरा सा नजारा है, बादल छाए हुए हैं और स्थिति ये है। देखिए इसके साथ साथ मौसम विभाग ने पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण के लिए भी अलर्ट जारी किया है। उत्तर बिहार के कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां के लिए मध्यम बारिश के साथ साथ तेज बारिश की भी संभावना जो है मौसम विभाग ने व्यक्त की है और साथ ही साथ वज्रपात की भी चेतावनी यहाँ पर मौसम विभाग ने दी है कि वज्रपात हो सकती है। इसलिए मौसम विभाग ने लोगों से अपील किया है कि थोड़ा ख्याल रखें अपना और मौसम देखकर ही बाहर निकले। देखिए मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना है। 30 जुलाई के बाद मौसम जो बारिश का होता है उससे थोड़ी सी निजात मिल सकती है, थोड़ी सी राहत लोगों को मिल सकती है। लेकिन आज और कल के साथ साथ परसों यानी कि 30 जुलाई तक बारिश की संभावनाएं यहां पर हैं और इसको देखते हुए मौसम विभाग ने लगातार अलर्ट जारी किया है। देखिए राजधानी पटना के साथ साथ तमाम वो इलाके हैं जहां के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उन इलाकों के लोगों से मौसम विभाग ने अपील की है और डीटीवी भारत भी अपील करता है कि मौसम देखकर ही आप अपने घरों से बाहर निकले, अन्यथा आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। इसलिए ये अपील हम कर रहे हैं क्योंकि वज्रपात की यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज्यादा व्यक्त की गई हैं मौसम विभाग के द्वारा और इसलिए मौसम विभाग ने यह अपील की है। बिल्कुल, तो मौसम विभाग ने वज्रपात की भी अपील की है। कई जिलों को वज्रपात की चेतावनी दी है, कई जिलों को अलर्ट पे रखा है और आपको बता दें कि अभी भी 2 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। तो फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अविनाश। आपको बता दें कि मौसम ने अचानक से करवट बदली है और मौसम के करवट बदलते ही तेज बारिश शुरू हो चुकी है। राजधानी पटना की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पे तेज बारिश हो रही है और हमारे सहयोगी अविनाश ने भी सबसे यही अपील की है कि आप वज्रपात को देखते हुए, भारी बारिश को देखते हुए घरों से बाहर ना निकले, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। और जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में बुनकर प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष लियाकत अली मंसूरी की अध्यक्षता में बिहार के विभिन्न जिलों से आए जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने और बुनकर समाज को अग्रणी श्रेणी के मुख्य धारा में लाने की कवायद पर चर्चा हुई। इस मौके पर बुनकर के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बुनकर समाज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सराहनीय कार्य किया है। ऐसा है कि ये नवगठित बुनकर प्रकोष्ठ है जिसका गठन अभी हाल फिलहाल हुआ और प्रदेश अध्यक्ष होने की हैसियत से हमने प्रदेश पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, सचिव और जिला अध्यक्ष बनाए हैं। सभी कर्मठ लोग हैं। ज़्यादातर लोग इसमें 98% लोग सियासत से जुड़े हुए हैं, चाहे पूर्व मुखिया रहे हैं, जिला परिषद रहे हैं, वैसे लोग रहे हैं। और सीतामढ़ी के शाहपुर में साइकिल एक्सीडेंट के बाद उपजे विवाद में दोनों पक्ष से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में 2 लोग मोहम्मद बशीर और मोहम्मद मुजम्मिल को बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर रेफर किया गया है जहां उनका इलाज जारी है। मारपीट की वजह से वो जब बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, यही वजह है। कहाँ का बच्चा था वो? शाहपुर का बच्चा था। एक्सीडेंट किस चीज से हुआ था? बाइक से हुआ था। बाइक से हुआ था एक्सीडेंट। अच्छा, वो जो एक्सीडेंट किया वो लड़का कहाँ का था? वो मदारीपुर का था। फिर क्या हुआ?
फिर वो 4 लोग इधर के शाहपुर के थे, फिर उधर के लोग थे। और सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बार फिर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार 3 हथियारबंद अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। युवक की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घटना के सभी बिंदुओं की गहनता से जांच कर रही है। मुंगेर जिले के संग्रामपुर के सनहौली गांव में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसे परिजनों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और इस संदर्भ में थानाध्यक्ष सर्वजीत कुमार ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है, दोषियों के ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। और खगड़िया जिले के पंचवटी टोला में हुए डकैती कांड का पुलिस ने खुलासा किया है, जहां पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार और लूटे हुए कुछ सामानों की बरामदगी भी हुई है। बता दें कि 18 जुलाई को इन बदमाशों ने रात के समय हथियार के बल पर घर में रखे जेवरात और 25,000 नगद सहित 2 मोबाइल की लूट की थी। अभी तक 5 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुए हैं। कहाँ से लोग गिरफ्तार? अमली गांव से गिरफ्तार हुए। क्या सब बरामदगी हुई है सर? इसमें लूटे के जेवरात हैं और जिससे टिका कर लूटा गया था वो कट्टा हुआ है, गोली है। उस संदर्भ में एक अलग केस किए हैं, सिलेंडर पासवान यहाँ से मिला है। ये सब कहाँ? औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में आगामी 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इससे संबंधित सभी जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर ने बताया कि विभिन्न वादों के निपटारा के लिए आगामी 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटनावाद, पारिवारिक विवाद, बैंक चेक बाउंस वाद, बैंक ऋण से जुड़े मामलों का और अन्य मामलों का निष्पादन होगा, जो कि पूर्णतया सुलहनीय हैं। इलेक्ट्रिसिटी के मामले गया जाएंगे और इसके अलावा सिविल मामले, कुछ सिविल मामले, कुछ पारिवारिक मामले और क्रिमिनल मामलों में खास करके 138 NI एक्ट जो चेक बाउंस के मामले हैं, इस बार माननीय नालसा ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार सबसे अधिक चेक पे स्ट्रेस देना है, चेक बाउंस के केसेस पे। इन सब केसेस में हम लोग न्यायालय के मार्फत, न्यायालय के द्वारा सभी को सम्मन निर्गत करेंगे। नोटिस, सम्मन में नोटिस आप कह सकते हैं, सबों को हम लोग नोटिस निर्गत करेंगे। पक्षकारों को जब नोटिस मिलेगा तो उसके बाद हम लोग इसी जिला विधिक सेवा प्राधिकार में या संबंधित न्यायालय में एक तिथि मुकर्रर करेंगे। हर नोटिस पे तिथि होगा जहां पे कि दोनों पक्षकारों को बिठा करके बात। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।